नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास होती है और यह एक्सप्लेन्ड सेशन जो कि साप्ताहिक समसामयिकी पर आधारित होता है। और इस बार का टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव की विरासत, जो कि हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो इसके बारे में आप लोग क्लास लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इवन अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वह आप लोगों की जो तैयारी के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 11 सितंबर को सुबह 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों, यह परीक्षा भी 11 सितंबर 2022 को 11 बजे सुबह आयोजित की जाएगी। और इस तरह से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें और इस तरह से 90% तक छात्रवृत्ति का लाभ लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे, नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, जिसमें कि पहला कथन जो दिया गया है, दोस्तों इसमें पहला कथन है, इसके तहत आधार वर्ष 2017, यानी कि यह जो प्रदूषण को कम किया जाएगा, वायु को स्वच्छ किया जाएगा, उसके लिए जो मानदंड होगा 2017 का इसमें लिया जाएगा। तो 2017 की तुलना में जो मोटे व्यास यानी 10 माइक्रोमीटर या उससे कम PM10, उसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो इसके जो कणकीय पदार्थ हैं और महीन कणों यानी व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम या PM2.5 के कण के पदार्थ के संकेंद्रण में 20 से 30% तक की कटौती का लक्ष्य रखा गया, यानी अगले 5 वर्षों में। और यह लक्ष्य 2024 तक कम करने की बात की गई है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी 2019 को यह शुरू किया गया था। और इसमें 2014 से 18 वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर देश भर के 123 शहर शामिल हैं, जिन्होंने इन 5 वर्षों में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है। तो इस तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि तीसरा कथन भी सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा पहले का? डी होगा। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया है, यह 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका प्रमुख लक्ष्य है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसके उन्मूलन के लिए कार्य करना। तो इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, एयर क्लियर्स टू शो द गुड एंड द बैड, यानी साफ यानी अच्छी और खराब जो हवा है, 95 ऑफ 131 सिटीज इंप्रूव, 27 वर्सन, यानी 131 शहरों में 95 में सुधार दिख रहा है दोस्तों यहां पर। और 27 का हाल खराब है, जिसमें वाराणसी का सबसे अच्छा सुधार हुआ है, लगभग 53% सुधार हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वाराणसी में जो 244 हुआ करता था PM, अब वह 114 हो गया है। तो यह देख सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज ए स्ट्रेटजी एम 20% to 30% reduction in PM2.5 एंड PM10 कंसंट्रेशन बाई 2024, और आधार वर्ष क्या है? 2017 है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 123
सिटीज को इंक्लूड किया गया है जो कि उसमें दिया गया था। तो यह देख सकते हैं कि 2017 और 2021 में स्थिति क्या, 2017 में 244 था और 114 वाराणसी का हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि देहरादून का नंबर आता है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ का भी नंबर 148 कमी हुई है। इसी तरह से चेन्नई में भी कम हुआ है। तो इस तरह यह शहरों का यहाँ पर गुड और बैड दिखा रहा है। तो यह देख सकते हैं कि जबलपुर का बढ़ा है और इसी तरह से उज्जैन का भी देखिए बढ़ा है। मेरठ की स्थिति खराब हुई है। इसी तरह से गुलबर्ग की स्थिति भी खराब हुई है और नौगांव की भी स्थिति खराब हुई है। तो कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बढ़ी है। यानी साल 2017 में दिल्ली का PM 10 कंसंट्रेशन वार्षिक 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। 21-22 में यह घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया है, जो कि 18.6% की गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कि 131 शहरों में से 95 में सुधार हुआ है, 27 की स्थिति खराब है। तो धीरे धीरे इन सब को भी ठीक किया जाएगा, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत इसमें दिया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस और INA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और बंगाल में कांग्रेस के भीतर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों याद रखेंगे यह 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो वह जो है हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो हरिपुरा जो अधिवेशन था वह 1938 था और दोस्तों इसी समय योजना आयोग की स्थापना भी हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। और त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939, यह जो है इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हें महात्मा गांधी जी से इनका वैचारिक मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को इस चुनाव में हरा दिया था। तो पट्टाभी सीतारमैया के हारने के बाद यह त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। और फिर बाद में विवाद उत्पन्न होता गया, जिसकी वजह से 1939 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो पहला कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा है 21 अक्टूबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर देखा जाए तो 1939 के बाद जैसा कि हमने बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फिर बाद में वह लगातार गतिविधियों में शामिल रहे। फिर बोस जो है जर्मनी में 1942 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो का आरंभ उन्होंने 1942 में जर्मनी में किया था और इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। और इस रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के बुलाया था, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर वहां पर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और इस तरह से 21 अक्टूबर 1943 था, ना कि 41, ध्यान रखेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा कर दी। दोस्तों INA का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा द्वारा किया गया था तथा इसमें जापान द्वारा सिंगापुर में अपने मलायन, जिसे मलेशिया कहते हैं, अभियान के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। दोस्तों इस तरह से तीसरा कथन सत्य, लेकिन दूसरा कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर 1941 नहीं, यह 1943 होगा, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 1 और 3 सही है, अतः उत्तर क्या हो गया? सी सही है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और यह 1919 में बोस
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। वहां उनका चयन भी हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और वे अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों, यह जो है 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी बनाया गया था। और दोस्तों, 1925 में इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था, और यह मांडले अब वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में है, यह भी ध्यान रखेंगे। और 1930 के दशक में के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की और उन्होंने पहला शोध किया, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा। और 1920 से 34 के दौरान उन्होंने देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया। सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए इंस्पायर्ड मेनी एज दे टर्न देयर विजन इनटू एक्शन। तो यहाँ पर इस खबर को जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से गैर संचारी रोग है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर दिया गया है, क्षय रोग दिया गया है, अल्जाइमर रोग दिया गया है, मलेरिया दिया गया है, मधुमेह दिया गया है। तो यह 5 में कौन गैर संचारी रोग है? यहाँ पर आप लोगों के लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि गैर संचारी रोग होता क्या है। तो इसके अंतर्गत वे रोग आते हैं जो एक व्यक्ति से, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होते हैं। तो गैर संचारी रोगों में जैसे पार्किंसन रोग, विश्व हैवीवेट मुक्केबाज मोहम्मद अली साहब का नाम सुना होगा, तो वह पार्किंसन रोग से ग्रसित थे। इसी तरह से स्ट्रोक है, हृदय रोग है, कैंसर है, मधुमेह है, गुर्दे की बीमारी है, इस तरह ऑस्टियोपोरोसिस है, अल्जाइमर है, मोतियाबिंद है, ये सब गैर संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जैसे अल्जाइमर रोग क्या होता है, यह भी एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को था अल्जाइमर रोग। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि 1, 3 और 5, यानी मधुमेह हो गया, अल्जाइमर हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हृदय रोग, यह सब गैर संचारी रोग हैं। तो इस तरह से 1, 3, 5 यानी उत्तर ए सही होगा। इससे संबंधित आइए देखते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है। तो यहां पर देख सकते हैं WHO टू स्ट्रेस प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो यह भी खबर द हिंदू में आई हुई से देखेंगे। अब बढ़ते हैं सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहा जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर देखिए, पहला कथन दिया गया है कि यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। निश्चित रूप से यह एकदम सत्य है। दूसरा है, BRO केवल भारत के भीतर ही परियोजनाओं पर कार्य करता है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सभी देशों में, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका में बुनियादी ढांचे का संचालन किया हुआ है। तो इस तरह से दूसरा कथन असत्य हो जाता है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तेजी से विकास के समन्वय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः 1 और 3 सही होगा, यानी उत्तर सी सही है। और इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, सेना ने अरुणाचल में LAC के साथ प्रमुख बुनियादी ढांचा अभियान चलाया है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यह वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहां पर यह क्षेत्र, तो यह देख सकते हैं कि गोलाबारी और बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के बाद सेना अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी क्षमता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्रमुख अभियान पर है। तो इसमें क्या है? सड़क का विकास, पुल, सुरंग, आवास और भंडारण सुविधाएं, विमानन सुविधाएं और संचार और निगरानी का उन्नयन, विशेष रूप से ऊपरी दिबांग घाटी क्षेत्र में सेना के कई अधिकारियों के अनुसार यह सब क्षेत्र शामिल किया गया है। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन के बारे में ध्यान रखेंगे। 1960 में पहले प्रधानमंत्री द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है, श्रमेण सर्वम साध्यम। यह इसका आदर्श वाक्य है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सब कुछ कड़ी मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं PYQ में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? तो इसमें जो होगा, इसमें विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग किया जा सकेगा। यह कथन सही नहीं है। इसमें उपग्रह मार्ग निर्देशन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकेगा, यह भी नहीं ठीक है। यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है, यह भी नहीं होगा। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। अतः उत्तर क्या होगा? डी सही होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित भी ध्यान रखेंगे कि इसमें उत्तर क्या होगा? डी, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, जो ITER यह परियोजना है, इसमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ITR प्रयोगात्मक उपकरण बनाने और संचालित करने के लिए 35 साल के सहयोग से में लगे हुए हैं और साथ में संलयन को उस बिंदु पर लाते हैं जहां एक प्रदर्शन संलयन रिएक्टर तैयार किया जाता है। दोस्तों, यह जो ITER है, फ्यूजन आधारित विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आवश्यक एकीकृत प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और भौतिक व्यवस्था का परीक्षण करने वाला पहला संलयन उपकरण होगा। और यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत को तात्कालिक लाभ यह होगा कि विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का वह निर्माण कर सकेगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। दोस्तों, PM श्री योजना, इसको मंजूरी केंद्र की ओर से दे दी गई है। तो दोस्तों, PM श्री योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने PM श्री योजना का शुभारंभ किया था। तो इसमें जो 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है कि इन पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना, ताकि इन स्कूलों को नया स्वरूप देकर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। और PM श्री योजना के तहत अपग्रेड किए गए PM श्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों की झलक दिखाई देगी और यह अनुकरणीय स्कूलों की तरह कार्य करेंगे। इसके अलावा अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे और साथ साथ यह 2022 से 27 यानी अगले 5 वर्षों के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के एक ब्लॉक में सबसे ज्यादा 2 स्कूल होंगे और NEP सरकारी स्कूल में प्ले स्कूल की भी कल्पना लाया गया है। स्कूल और स्टूडेंट्स के परफॉर्मिंग ट्रैकिंग के लिए अलग पोर्टल इसका बनाया जा रहा है और इस स्कूल में 20 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस तरह से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में यह केंद्रीय योजना भी लागू की जाएगी और इस तरह से PM श्री स्कूलों के लिए नई बिल्डिंग बनाने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार खुद उठाएगी। और इन स्कूलों के दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा और प्राइमरी लेवल के बच्चों को गेम्स पर फोकस कराया जाएगा, जिससे कि वह खेलों में भी आगे बढ़ सकें और छोटे बच्चों के क्लासरूम में खेल खिलौने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा जाएगा। PM श्री स्कूलों में से छात्रों को दुनिया की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए 1-2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस कब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में किस व्यक्ति को उन्होंने हराया था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है गैर संचारी रोग क्या होता है और इसके क्या उदाहरण है उसे भी बताएं। और दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि BRO जिसे क्या कहेंगे, सड़क सीमा संगठन, इसका आदर्श वाक्य क्या है, यह भी आपको बताना है। तो इस तरह से दोस्तों, आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।